अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं X34। नाज़रीन, आपको बताता चला जाऊँगा, आज जो आप मेरे साथ शख्सियत देख रहे हैं, जानी पहचानी शख्सियत है, किसी के तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ जनाब बैठे हुए हैं सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान सैयद आफाक जमाल भाई, साबिक़ राब्ता कमेटी मेंबर जनाब सैयद आफाक जमाल साहब। आज इनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? कैसी तबीयत है सर? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? सबसे पहले तो आपका बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त दिया। तो आज हम आपके पास आए, आपके घर पे आए और आपने बड़ी इज़्ज़त हमें बख्शी। देखिए, एक तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और ख़ुसूसन 3 स्टार HR न्यूज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और आपने जब मुझे कॉल किया तो लाज़मी, एक तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक तो हम सैयद हैं, और सैयदों के लिए हर आदमी काबिल एहतराम, और मेहमान नवाज़ी कोई चीज़ ही नहीं है। हम तो दिलो जान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कि MQM पाकिस्तान इस वक्त क्या समझते हैं, क्या बेहतरी की तरफ जा रही है? देखिए, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है कि MQM कहाँ पर है इस वक्त MQM माशाल्लाह से, अल्लाह के फजल करम से जो अभी कामयाबी हासिल की है, MNAs हमारे हैं, MPs हमारे हैं, और सोशल मीडिया पे तमाम MNAs MPs की एक्टिविटीज़ भी आप देख रहे होंगे जिस तरह वो काम कर रहे हैं। इस हालात में भी, जबकि सारे ये रोते हैं ना कि हमारे पास वसाइल नहीं है या हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो हम इन सब के ना होने के बावजूद भी जो हमारे MPs और MNAs जो इलाके में काम कर रहे हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो नज़र आ रहा है सारा कुछ। MQM का शेवा रहा है कि MQM जब भी इलेक्शन जीती हो या नहीं जीती हो, अपने इलाके में अपने लोगों के साथ मौजूद रहती है। उनके प्रॉब्लम के जो भी मसाइल हैं, उन सब के लिए वो हर वक्त खड़े हुए हैं, हमारे ज़िम्मेदारान भी और हमारे MNA MPs भी। सर, ज़िम्मेदारान से मुझे ये याद आया कि इस वक्त आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? मैं, देखें, राब्ता कमेटी का MQM पाकिस्तान में मैं राब्ता कमेटी का मेंबर था, और इस वक्त जो मेरे पास है वो लेबर डिवीज़न का निगरान हूँ मैं, और अपना बिज़नेस फोरम की ज़िम्मेदारी मेरे पास है। उसके अलावा सीनियर सिटीज़न की ज़िम्मेदारी मेरे पास है, और इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें तो मैं, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे पाकिस्तान की, पीस मोटिस ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं सिंध का प्रेसिडेंट हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब। देखें, मुस्तफ़ा कमाल भाई तो मतलब एक समझ लें, मेरे तो बिल्कुल हर दिल अजीज़ हैं, और मेरा तो उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है उनके साथ मेरी। और अगर आप ये कहें कि MQM में मैं हूँ या किसी सियासी पार्टी में हूँ, तो मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कैम खानी भाई की वजह से हूँ, क्योंकि मैं इनको लाइक करता हूँ, इनके काम को लाइक करता हूँ, और इनकी ईमानदारी, नेकनीयती से जिस जज्बे से ये काम करते हैं, वो काबिल तहसीन है। और दूसरी बात, जो अपने असेंबली में जो अभी आवाज़ उठाई सूद के ख़िलाफ़ ना, यही पूछा जाए ना। देखिए, असेंबली आज की नहीं बनी हुई है, एक अरसे जब से पाकिस्तान बना, जब से असेंबली बनी हुई है, और उसमें बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद हैं। लेकिन जिस गरज के साथ और जिस हिम्मत के साथ मुस्तफ़ा कमाल भाई ने आवाज़ उठाई है, बहादुरी के साथ आवाज़ उठाई, ये आज तक किसी ने नहीं उठाई। ठीक है ना? इसके लिए मतलब, और दूसरी के तमाम लोगों ने, जो उलमा हैं, उन लोगों ने इसको रिकगनाइज़ किया है, सब ने, बड़े बड़े जद्दी उलमाओं ने इस बात को सराहा है कि जो मुस्तफ़ा साहब ने जो काम किया वो हमने भी शायद नहीं किया हो। आफ्ताब भाई, इस वक्त MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी पार्टी है, तो क्या समझते हैं कि यहाँ कराची के जो मसाइल हैं उन पर काबू पाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल इत्तेहाद है, नून लीग के साथ हमारा इत्तेहाद है पार्टी का हमारे, और वफाक में हम इनकी कैबिनेट में भी शामिल हैं।
तो इंशाल्लाह बातचीत मुसलसल उनके साथ चल रही है। अभी भी हाल में भी देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकातें की है, और जो मुलाकातें होती हैं वो कराची के मसाइल के लिए की जाती है, जी जो हमें प्रॉब्लम है। देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं ये हुकूमत में क्यों रहते हैं हर वक्त। देखिए, आप हुकूमत में हाँ, रहने ये बाकी आप वही तो, ये बहुत सवाल करते हैं ना लोग। इसका तो बात ये है कि भाई अगर हुकूमत में नहीं रहेंगे तो आपके साथ गुफ्तगू कौन करेगा, या आपको आपके साथ आपके मसाइल सुनेगा कौन। अगर हम हुकूमत में हैं, इनके साथ शामिल हैं, तो हमारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं इन तक पहुंचने के लिए, इनसे मिलने के लिए, और इन तक अपने चीज़ें जो हमारी जो कराची के लोगों की परेशानी है, सिंध के लोगों की परेशानी है, वो कम से कम हम गुफ्तगू तो कर सकते हैं और उनसे मनवाने की कोशिश तो करते हैं ना भाई। अगर हुकूमत में नहीं होंगे तो फिर तो आप जिस तरह दूसरे बैठे हुए हैं घरों पे, वैसे ही आप घर में बैठे रहेंगे। तो ये तो मसाइल के हल के लिए आपको मिल के ही चलना पड़ता है। हम सियासत कर रहे हैं, झगड़े थोड़ी कर रहे हैं कि हम किसी से घर बैठ जाना है, हमने नाराज़ होकर बैठ जाना है। नाराज़ होकर नहीं बैठना है हमने अपने लोगों के मसाइल हल कराने हैं। तो उसके लिए हमें लोगों से मिलना भी है और हुकूमत का हिस्सा रहना भी है। और जब हुकूमत का हिस्सा रहेंगे तो आपकी बातें भी सुनी जाती हैं और आपकी बात समझी भी जाती है। अच्छा, एक और बिल्कुल आपने वजह फरमाया, हुकूमत में रह कर तमाम मसाइल पे रोशनी डाली जाती है। अब ईद उल ज़ुहा जो है आने वाली है कुछ दिनों में, तो कुछ दिन ही रह गए, मेरे ख्याल 10 दिन रह गए सर। 10 दिन 8 दिन 8 दिन रह गए। तो क्या आप कराची वालों को, ये जो ज़िम्मेदार हैं, जो लाशें उठाने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्योंकि जगह जगह लाशें पड़ी रहती हैं, बदबू फैलती है और जगह जगह कचरा कुंडी। इस बारे में आप जो ज़िम्मेदार KMC के अदारे, वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक चीज़ तो इस पर मैं वाज़ेह तौर पर बता दूँ, खाली ये KMC की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हम घर में जो आलात, जो चीज़ें निकलती हैं जानवर की, उसको आप फेंकते हैं, उसको एक मुनासिब जगह पे आप जाके रखें, मखसूस जगह पे रखें, ताकि KMC को या बल्दिया को, जिसको भी हो, उठाने में आसानी हो। लेकिन जब हम अपना काम सही करते नहीं, हम दूसरों पे इल्ज़ामात लगाते हैं। पहले हमें चाहिए कि हम अपना काम दुरुस्त करें, कि हमें इन चीज़ों को, जो आलाइश वगैरह है, उनको एक मखसूस जगह पे रखें, ना कि हम रोडों पे फेंक दें, उसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती रहें और वो फैलती रहे और उसकी वजह से पूरी आलूदगी पैदा हो इलाके में, मोहल्ले में, सब में। तो सबसे पहले तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको बेहतर तरीके से उसको जगह पे, सही प्रॉपर जगह पे रखें, और उसको जानवरों से, कुत्ते, दूसरे जानवर हैं जो उसको भमोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो रोडों पे फैलते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद मैं KMC को भी बोलूँगा, बल्दिया को भी बोलूँगा कि भाई इस दिन ये खुसूसी तवज्जो दें, इसके ऊपर फ़ौरी तौर पे आलाइश को ये उठाने का बंदोबस्त करें, ताकि लोगों को इसकी कोई मतलब परेशानी, जिसकी वजह से लोगों को ना आए, बीमारी भी ना। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि माशाल्लाह आपने MQM पाकिस्तान के लिए बहुत सारी आपने कुर्बानियाँ भी दी हैं, बड़ी मुश्किलें भी आपने काटी हैं। तो क्या आप ये बताना मुनासिब समझते हैं कब से आपने MQM को ज्वाइन किया? देखिए, मैं तो अगर आप मुनासिब समझे। हाँ, नहीं, मैं बता को वो इसमें मुझसे मुश्किल नहीं है, मेरी अपनी जमात है, मैं क्यों नहीं बताऊँगा। देखिए, मैं वैसे तो सियासत स्टूडेंट लाइफ से कर रहा हूँ। PSF से मैंने शुरू किया था, नेशनल कॉलेज का मैं ज़िम्मेदार था। नहीं, उस वक्त MQM नहीं थी, उस वक्त MQM का वजूद नहीं था। तो उसके बाद वहाँ PSF में थे, वहाँ पे जिस दौर में मैं था नेशनल कॉलेज में, उस दौर में मेरे साथ जमात इस्लामी का हुसैन हक्कानी साहब थे वहाँ पे, और वो थे खालिद डालमिया थे, बिजरानी साहब थे, ये सब हम नेशनल कॉलेज से पढ़े हुए हैं साथ। तो वहाँ से मैंने सियासत शुरू की थी। फिर उसके बाद MQM का वजूद तो बाद में आया, पहले APMSO बनी, तो हम लोग उसी वहाँ रहते हुए फिर हमने APMSO ज्वाइन की, और फिर उसके बाद ये सियासत का सिलसिला चलता आज तक उसी से वाबस्ता हूँ। मुश्किलें रास्ते में तो बहुत आई बहुत। ये तो आज जो लोग, जिनको जो MQM देख रहे हैं, उनको तो MQM का पता ही नहीं कि MQM ने ये कठिन वक्त, ये सफ़र जो है, कितना तवील सफ़र है, और इसको किस तरह सफ़र किया है, इसको किस तरह इसको सफ़र किया है, क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या मुश्किलात आई। और बहुत से लोग कहते हैं ना कि नौजवानों को, अक्सर लोग कहते हैं कि नौजवानों को इस बात का कुछ इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। मैं कहता हूँ नौजवानों को बहुत ज़्यादा इल्म है। इस वक्त के जो नौजवान हैं,
एक तो वो हमारे दौर में ये सोशल मीडिया नहीं था, उस ज़माने में मोबाइल भी नहीं था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बाद में आई, ये सोशल मीडिया बाद है। इस नौजवानों को इस सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला, और हम जो पुराने लोग अभी बचे हुए हैं उनके ज़रिए इनकी मालूमात में इजाफा हुआ है। वो सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं। और ये मैं नहीं कहता कि नौजवान जो है गाफिल हैं, नौजवानों को पता है। क्या समझते हैं अभी जो मौजूदा M2M पाकिस्तान है, ये कराची के मसाइल पे काबू पा लेगी? देखिए, अल्लाह ने हमें कोशिश करने के लिए कहा है, ठीक है। नताइज जो है वो हम अक्सर नहीं कर सकते, कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, और हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, जब मैं और मेरे साथ जितने भी पुराने सीनियर लोग हैं जिन्होंने इस MQ में पूरी ज़िंदगी दे दी, 35-40 साल दे दिया अपना, तो लाजमी उनको तो उनके लिए तो ये मतलब ये कह दें कि इज़्ज़त का भी मसला है, उनके आगे वाली नस्लों का भी मसला है, मतलब इस शहर का भी मसला है, इस पूरे सिंध के जो शहरी इलाके हैं उन सब का मसला है। और जो मैं कहता हूँ कराची से ज़्यादा जो है अंदरूनी सिंध में जो शहरी इलाके हैं उन लोगों ने जो तकलीफ़ें उठाई हैं वो मतलब कोई आदमी सोच भी नहीं सकता वहाँ तक जितनी परेशानियाँ उन लोगों ने उठाई है। आज MQ इस जगह पे पहुँच चुकी है कि अल्लाह का शुक्र है कि अपने लोगों को रिलीफ भी मिल गया है, लोगों को सहूलत भी मिल रही है। देखिए, कामरान तौसीफ साहब खुद भी एक कारोबारी आदमी है, और वो हमारी तरह की इंसान है। मुंह में सोने का चम्मच लेके वो भी नहीं पैदा हुए थे, ठीक है ना। मेहनत की है, और गरीबों के दुख को जानते हैं, लोगों के मसाइल को जानते हैं। और गवर्नर हाउस जिस तरह आज आम पब्लिक के लिए यूज़ होता है, इससे पहले किसी ने भी नहीं देखा होगा, किसी ने भी नहीं देखा होगा। गवर्नर हाउस का गेट किसी ने नहीं देखा, जो आज सहूलतें मैसर है गवर्नर हाउस में आम आदमी के लिए। यही मैं कह रहा हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आज जो गवर्नर हाउस आप देखें, क्योंकि मेरा ऑफिस बिल्कुल गवर्नर हाउस के सामने है, जिसमें ARY है उसी में मेरा ऑफिस है। मैं तो मेरे साथ ही सामने गवर्नर हाउस है, उसी रोडों पे हम गुजरते थे, लेकिन हम कहते इस रोड से के बजाय सीधे प्रेस क्लब वाली रोड से निकल जाओ, तो हम लोग तो वहाँ जाते ही नहीं थे। आज गवर्नर हाउस आम लोगों के लिए खुला हुआ है, IT का प्रोग्राम वहाँ चल रहा है, इसमें बच्चों को मतलब वहाँ पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, IT कोर्स कराए जा रहे हैं, इससे पहले किसी ने भी नहीं देखा है। बड़ा कारनामा MQ का है, ये जिंदा सबूत है। ये MQ का ही है ना, जी जी, गवर्नर MQ का है ना, तो ये सारा MQ की पॉलिसी है, MQ की पॉलिसी पे चल रहा है काम सारा, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। यंग जनरेशन के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, और मज़ीद अपनी पार्टी को क्या मशवरा देना चाहते हैं? देखिए, हमारे दौर में जो जैसे हम लोग जब अपने दौर में यंग थे या नौजवान थे, तो आज की एक्टिविटीज़ में और उस वक्त की एक्टिविटीज़ में बहुत फ़र्क है। आज मैं अपने नौजवानों को ये बात समझाना चाहता हूँ, और मैं अक्सर इस बात पे लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ कि हमारे नौजवान मतलब रात के टाइम आपको ज़्यादातर अक्सरियत इलाके जैसे लांडी, कोरंगी, मलीर, लालूखेत, लाइंस एरिया, गुलशन इकबाल और दूसरे कोरंगी है, दूसरे इलाके हैं, शाह फैसल है, यहाँ अक्सर मैं देखता हूँ कि रात गए होटलों में बैठे होते हैं, कट चाय पी रहे होते हैं, गुटखा, मावा और पान खा रहे होते हैं। इस बात का मुझे शदीद तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे कि आप मतलब आपको फ़िक्र ही नहीं है ना। अब एक तो ये है कि चलें मैं ये भी कह सकता हूँ कि नौजवानों को कराची में नौकरियाँ नहीं मिल रही, वो करें तो क्या करें। अच्छा, जब बच्चा जवान हो जाता है तो घर वालों पे, माँ बाप पर भी एक बोझ बन जाता है कि भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो, घर में बैठे हुए रोटियाँ तोड़ रहे हो, ये ताना देते हैं आजकल नौजवानों को। तो वो उससे फ़रार हासिल करने के लिए जाके होटलों का सहारा ले लेते हैं, और वहाँ बैठ के बस एक कट के चाय में कोई दोस्त आ जाएगा, एक कट चाय पिला देगा, वो दूसरा आ गया, उसने कट चाय पिला दी, मुंह में गुटखा डाला, मावा डाला, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई वढ़ाई। तो अब मैं क्या बोलूँ इन चीज़ों को। साहब मेरी बात सुने, अब मैं मतलब दुख रहा है, और नौजवान जो हैं आजकल के जो हालात हैं, इस हालात में मजबूर होकर ये कर रहे हैं, समझिए ख़ुदकशी नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक ये तरीका अपना लिया है, ये खुदकशी का तरीका है, तो ये उन्होंने अपना लिया है।
हालात कैसे भी हों, फिर भी नौजवानों को इन साइडों पे जाने के बजाय दूसरी साइड पे जाना चाहिए जहाँ तामीरी काम हो रहे हों, या वो वहाँ जाएं। गवर्नर साहब ने इतने प्रोग्राम बुला रहे हैं, आपको रोज़गार दे रहे हैं, आपको मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, आपको दूसरी चीज़ें मुहैया कर रहे हैं, वो आपकी परेशानी सुन रहे हैं। आप एमक्यूएम आपकी परेशानी सुन रही है। इतनी बड़ी कोई शराइत भी नहीं रखी हुई सर, यही मैं कह रहा हूँ। बिला सूद पैसे दे रहे हैं, बिला सूद, कोई सूद नहीं है। आपको अभी तो पता है, आपको ऐलान किया कर्जों का उन्होंने 1 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का, ठीक है ना। आसान तरीका, कोई सूद नहीं है उसके ऊपर, कोई चीज़ नहीं है। तो जाएं, कोशिश करें ना, ट्राई करें ना यार, ट्राई करें, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ सहारा बने ना। तो बस यही मैं कहूँगा नौजवानों को, भाई इन चीज़ों को तर्क करो और बेहतरी की तरफ आओ। वक्त इंसान पे आता है, बुरा वक्त भी आता है। जब बुरा वक्त आता है, आपने भी तो वक्त इतने मुश्किल काटे, आज अल्लाह ने आपको रंग लाया। बिल्कुल, मैं भी एक बहुत नीचे ग्रास रूट से मैं आया हूँ। मैं भी एक ज़माने में इसका एमक्यूएम का कारकुन था। एमक्यूएम तो देखें, एमक्यूएम ने तो कभी ये फ़र्क रखा ही नहीं है ना कि कौन पैसे वाला है कौन गरीब है। देखें, एमक्यूएम ने एमपीए बनाया, पान केबिन में पान लगाने वाले को बनाया, मरीज से टैक्सी चलाने वाले को बनाया, लाइन एरिया से छालिया कुतरने वाले को, जो सरोते से छालिया कुतरता था उसको बनाया। इन्होंने मतलब खोया बेचने वाले के बेटे को, मिडिल क्लास को, खोया बेचने वाले, रेडी पे खोया बेचने वाले के बेटे को एमपीए बनाया। एमपीएम ने इसी तरह एमपीएम ने गन्ने का रस बेचने वाले को वो बनाया, क्या नाम है, एमपीए बनाया, एमएनए बनाया, मेयर बनाया। तो एमक्यूएम तो कभी भी एमक्यूएम के पास ये नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है, कोई सोर्स वाला आदमी है तो उसके लिए एमक्यूएम ने जिस आदमी को देखा कि वो इस काबिल है, उसको उस जगह पे लेके। आपकी जो पार्टी है माशाल्लाह, इसके लिए इनके जिम्मेदारों को क्या मशवरा दे रहे हैं? मशवरा देखें, जिम्मेदारों को तो आपको पता है, हमारे अनीस कैम खानी भाई हैं, जो पूरा ये सिस्टम जो है पार्टी का नीचे का ऑर्गेनाइजेशन का चलाते हैं। और मेरे ख्याल में उनसे बड़ा कोई किंग पाकिस्तान में है ही नहीं, ठीक है ना। और रोज़ बरोज़ बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, रोज़ बरोज़ बेहतर करते चले जा रहे हैं। तो अभी इलेक्शन से फारिग हुए हैं, कुछ मसाइल जो चल रहे थे वो गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ उसमें उलझे हुए हैं, कुछ चीज़ों से निकल रहे हैं, लेकिन नीचे नीचे सेटअप बनता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये बेहतरी आएगी। मंशियात ज़ोर पे है और हमने देखा कि कितने सारे फ्लाई ओवर पुल हैं, उनके नीचे इतनी लाइन लगी होती है, सैकड़ों की तरह नौजवान सर बैठे होते हैं और नशे में धुंध होते हैं, उनको अपनी और दुनिया की होश नहीं होती। देखकर बड़ा अफसोस होता है कि बिल्कुल यंग लड़के, यहाँ तक हमने औरतें भी, लड़कियाँ भी देखी हैं, वो भी इस गंदे नशे में आदी हो चुकी हैं पाउडर में। तो उनके अंदर ही मनशियात वाला उन जैसा बनकर वो उनको फ़रोख्त करता है, बेचता है। और दूसरी बात ये, मज़े की बात ये है कि ये जो सैलानी या जगह जगह दस्तरखान लगते हैं, ये लोग वहाँ से खाना भी खाते हैं, ये वही लोग इनको मुहैया करते हैं। सुबह नाश्ता भी करते हैं, दिन को खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, उनको किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। और ये जुराम पेशा भी इन्हीं में से, जुराम पेशा अनासर यहीं से पैदा होते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो खाना खिलाते हैं बगैर तहकीकात के, ये मुस्तहक नहीं है, लेकिन इनको खाना खिलाते हैं। ये इनको दिन को खाना मिल जाता है बगैर कुछ किए, और रात को ये चोरियां करते हैं। तो सर ये भी एक जुराम का एक बड़ा सख्त तरीन ये कदम है और लोग इनको हौसला दे रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इनको खाना खिलाना या इस तरीके से इनको किस तरह रिकवर की जाएगी, क्योंकि जुराम पेशा इन्हीं में से पैदा होते हैं? देखिए, ये जो सवाल आपने किया ना, इस पर अगर मैं बात करूं तो आपके 2, 3, 4 घंटे में खा जाऊंगी बहुत आसानी से। ये बहुत मैं मुख्तसर करूँगा, लेकिन फिर भी कुछ टाइम मुझे चाहिए होगा ना इसके ऊपर। देखिए, जहाँ आपने बोला ये मंशियात पीने वाले लोग गटरों में, सड़कों के नीचे, पुलों के नीचे और नालों पे, नदियों पे यहाँ बैठे होते हैं ना, ये सब तो एक सोची समझी साजिश के तहत ही हो रहा है, ठीक है ना। ये सोची। अच्छा, और मंशियात खाली ये गरीब लोग तो इसलिए पी रहे हैं ना, अपने हालात से मफरूर होने के लिए ये नशा कर रहे हैं।
लेकिन इससे ज़्यादा नशा आपको कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में मिलेगा। मिल रहा है सर। ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। इससे ज़्यादा आपको पोश इलाकों में मिलेगा, लेकिन पोश इलाके में जो लोग नशा करने वाले लोग हैं उनके पास वसाइल है, ठीक है ना, वो वीआईपी की तरह वो वीआईपी अंदाज में नशा करते हैं और उसके बाद बेहतरीन ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो पुलों के ठीक है, और जिनके पास वसाइल नहीं है, जो बिल्कुल माड़े बंदे जिसे कहते हैं, हाँ तो वो आपको यही नदी नालों में और पुलों के नीचे मिलेंगे। अगर इनके पास भी वसाइल होते हैं ना तो ये भी लैंड क्रूज़र में घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये सारी चीज़ें जानबूझ के की जा रही हैं और कौम को बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, हमारे दौर में तालीमी निज़ाम था, ठीक है ना। मैं स्कूल लालू खेत 4 नंबर से पढ़ा, ठीक है। अच्छा, लालू खेत 4 नंबर से मैंने 9th और 10th किया है। कराची मेट्रोपॉलिटन रिजवान साहब के स्कूल से मैंने 5th से लेके 8th तक मैंने पढ़ा। अच्छा, उस दौर में ये गवर्नमेंट स्कूल इतने ज़बरदस्त होते थे ना कि मतलब अगर मेरा गवर्नमेंट स्कूल में जब दाखिला हुआ तो मेरे वालिद सीना चौड़ा के घूमते थे कि मेरे बेटे का गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला हुआ है। उस ज़माने में पढ़ने लिखने वाले बच्चों का ही गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला होता था। सख्त किस्म का टेस्ट होता था, टेस्ट पास करने के बाद आपको दाखिला मिलता था और फिर माँ बाप फ़ख्र महसूस करते थे। अच्छा, उस स्कूलों से पता क्या हुआ, जब वो स्कूल थे ना तो उस वक़्त उन स्कूलों से डॉक्टर अदीब निकलते थे, उस स्कूल से मुस्तफ़ा कमाल निकलते थे, उस स्कूल से फ़ारूक सत्तार निकलते थे, उस स्कूल से हमारे एटमी डॉक्टर कदीर निकलते थे। उस स्कूलों से ये बड़े बड़े लोग निकलते थे, शोरा निकलते थे, अदीब निकलते थे, जजेस निकलते थे, सारे लोग निकलते थे। तो ये जो ऊपर वाली जो सिस्टम है ना, उनको इस बात की तकलीफ़ थी कि गरीब आदमी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखाता है और वो फिर हमारे से ऊपर जगह पे वो बैठा हुआ होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको मतलब लेट डाउन करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम ये किया कि इस स्कूलों को तबाह करके प्राइवेट स्कूलों का कल्चर को उभारा है। अच्छा, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो किसी हमारे और आपके गरीब लोगों के या मुतवस्सित तबके के लोगों के नहीं हैं, वो भी एलिट क्लास के लोगों के स्कूल हैं और उसमें बड़ी बड़ी हैवी फीस ली की जाती है। मतलब मिनिमम तो मेरे ख्याल में आजकल 25,000 चल रही है और उसे लेकर लाख सवा लाख तक फ़ीसें हैं वहाँ की। अच्छा, जब वो बच्चा उस स्कूल से पढ़ के निकलता है एलिट क्लास का, तो वो तो निकलते ही ये सोचता है, उसका बाप भी ये सोचता है, उसकी वालदा भी, उसकी फैमिली भी सोचती है बस इसने यहाँ से पढ़ निकलना है, उसके बाद उसने लंदन चले जाना है, उसने अमेरिका चले जाना है, उसने कनाडा चले जाना है। तो उसके दिल में तो कौम की, मुल्क की मोहब्बत होती ही नहीं है। क्यों होगी उसके दिल में? उसको पता है मेरे बाप का पैसा लंदन में रखा हुआ है, मेरे बाप का पैसा ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है, कनाडा में रखा है, मैं वहाँ जाऊँगा, तालीम हासिल करूँगा, वहीं कारोबार करूँगा, वहीं बिज़नेस करूँगा। वो तो सोचते ही वहीं का है। लेकिन जो गरीब का बच्चा जब इस स्कूलों से पढ़ के निकलता था तो उसके लिए सिर्फ एम ये होता था, मैंने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, अपने मुल्क की खिदमत करनी है, अपने शहर की खिदमत करनी है, अपने मोहल्ले की खिदमत करनी है। ये उसके अंदर जज्बा था, जिसको ये ख़त्म किया गया साजिश के तहत। इस तालीमी निज़ाम को ख़त्म भी इसीलिए किया गया कि हम जैसे, आप जैसे लोगों के हाथ में ये इदारों के सरबराही ना आए। और आज यही हाल है कि स्कूलों में ना डेस्क है, ना कोई चीज़ है। हम जिस वक्त पढ़ते थे भाई, उस वक्त तो हमें फल भी मिलता था स्कूल से, हमें दूध के डब्बे भी मिलते थे, हमें क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल खेलने का, हॉकी खेलने का सारा सामान मुहैया होता था। आज तो यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है। ये हाल किया गया, ये तो एक साजिश, पूरी साजिश का हिस्सा है। अब जब इन्होंने एमक्यूएम की बात की ना, एक दौर था एमक्यूएम का एक दौर था और उस ज़माने में इलाके के अंदर कोई वारदात हो जाती थी ना, तो इलाके के जो ज़िम्मेदार होते थे वो ये कहते थे ये हमारी नाअहली है या हमारी कोताही है जिसकी वजह से ये हुआ है। हमारे होते हुए जराइम हो जाए तो इसका मतलब हम ज़िम्मेदार हैं। जब तक आप अपने जुर्म को ऑन नहीं करेंगे, अपनी कोताहियों को ऑन नहीं करेंगे, तो ये मसले मसाइल रहेंगे। अच्छा, उस ज़माने में हमने बुज़ुर्ग कमेटी का सिस्टम भी राइज किया हुआ था, इलाके की यूनियन टाइप के बुज़ुर्गों को बना के उनको एक ज़िम्मेदारी दी हुई थी, तो वो खिदमत कमेटी के नाम से दी हुई थी, तो वो इन चीज़ों को लाइन अप करते थे और उसकी निगरानी करते थे। आज हमारे पास
अच्छा, ये जराइम हो क्यों रहे हैं, ये भी तो एक वजह होनी चाहिए ना। देखें, जिसका पेट भरा होता है ना, वो आदमी कहलाता है इज्जतदार, और जिसका पेट खाली हो और गोद के बच्चे दूध के लिए भूख से बिलक रहे हो ना, और ये नौबत मुझ पे आ जाए या आप पर आ जाए, तो शायद हम भी और आप भी जराइम की तरफ राग़िब हो जाएंगे, निकल पड़ेंगे घर से बाहर बच्चों के भूख के लिए। बच्चों की अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों की तड़प, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इसके असबाब तलाश करे कि ये हो क्यों रहा है। अगर आप मुकाबला करते हैं किसी और दूसरी कंट्री का कि ये वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, तो भाई वहाँ के नहीं है तो वहाँ कोई बेरोज़गार भी हो तो हुकूमत उसको अनाउंसेस देती है, उसकी जिम्मेदारी उठाती है। यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज है ही नहीं ना भाई। यहाँ तो नौकरियाँ भी आपके पास, आप अहल भी हो, पढ़े लिखे भी हो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपसे पैसा मांगा जाएगा। यकीन करें, मैं कसम खा के बोलता हूँ, हमारे इसके एक टीचर हैं, उन्होंने अभी एक नौकरी हासिल की है। मैं हल्फिया बताता हूँ, उन्होंने बोला कि मैंने 50 लाख रुपया दे के कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने नौकरी ली है, 19 ग्रेड की। क्या लड़काने में उर्दू बोलने वाला एसएचओ है? क्या एक मिनट, क्या लाहौर में कोई उर्दू बोलने वाला एसएचओ है? या केपीके में कोई उर्दू बोलने वाला एसएचओ है? बलूचिस्तान में कोई उर्दू बोलने वाला एसएचओ है? क्यों उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं है क्या? है पाकिस्तानी है ना। तो फिर यहाँ सिंधी बोलने वाला, देखिए कौम से नफरत नहीं है मुझे, कौम से नफरत नहीं है मुझे। अगर कौम से नफरत होती तो हम मुत्तहिदा कौमी मुल्क नहीं होते। हमारे पास पख्तून भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, अराई भी हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं मिलके। हम कहते हैं गैर मुकामी, इसको कहते हैं लैंग्वेज की बुनियाद पे नहीं। गैर मुकामी जो है, जो जिसकी पैदाइश, जिसकी रहाइश कराची से बाहर है, शक्कर से बाहर है, उसको गैर मुकामी कहते हैं। कराची में पैदा होने वाला चाहे पिंडी पठान हो, सिंधी हो, बलोच हो, यहाँ की रहायशी है, यहाँ का पैदाइशी है, वो मुकामी है। तो यहाँ जो आपने एसएचओ वगैरह लगाए हुए हैं, तो क्या वो यहाँ के मुकामी हैं? डेपुटेशन पे आ जाते हैं। तो क्या यहाँ कराची में रहने वाले सारे अनपढ़ हैं, क्या जाहिल हैं? तो भाई जब आप जराइम ख़त्म नहीं करना चाहोगे तो यही लोगों को आप मुसल्लत करेंगे। अगर आपकी नीयत साफ़ हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ के जो अहल लोग हैं, यहाँ भी देखिए, ये नहीं कहता तो कराची में सारे लोग अच्छे होंगे, कराची में भी उर्दू बोलने वाले बहुत से लोग गलत होंगे, लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको लाए ना आगे, ताकि ये क्राइम तो रुके ना। देखिए, मैं मलिर का पैदाइशी हूँ, गुलशन पैदाइश मलिर में और ज़िंदगी सारी गुलशन में गुजारी। अब मैं गुलशन की एक एक गली को जानता हूँ, गुलशन के एक एक घर को जानता हूँ, गुलशन में रहने वाले एक एक फ़र्द को ख़ानदानी तौर पे जानता हूँ। तो अगर मैं या मेरे घर का कोई बच्चा यहाँ पे एसएचओ लगा होगा, तो उसको तो पता होगा ना कि कौन क्या है, इसका क्या है, तो वो उसको पता होगा। लेकिन मैं यहाँ से, मुझे आप दादू में एसएचओ बना के भेज दो क्या, तो मैं क्या करूँगा? तो भाई ये चीज़ें आपने अगर ख़त्म करना चाहते हो, नीयत आपकी सही हो, नीयत आपकी सही हो और आप करना चाहते हैं, तो इस पर ईमानदारी से अमल दरामद करें तो बेहतर होगा। जिस इलाके, मकसद ये कहने का कि जिस इलाके का थाना हो, उसी इलाके का एसएचओ भी होना चाहिए, ताकि उसे हर चीज़ का इल्म हो। बिल्कुल है, अगर नहीं है तो आपके तवज्जुह से मैं बोलता हूँ कि आप ये जिम्मेदारी एमक्यूएम को दे दें कि कराची में जराइम नहीं होना चाहिए, बाइख्तियार दे दें हमें, और कोई जुर्म हो, कोई जराइम किसी किस्म की फले फूले, तो आप हमें पकड़ लें। ना मंशियात रहेगी मेरे भाई, ना ये डकैतियाँ रहेगी, ना स्नैप चेकिंग रहेगी, क्या नाम है, मोबाइल से स्नैचिंग होगी, ना गाड़ी, ना मोटरसाइकिल, कुछ भी नहीं होगी, गारंटी देता हूँ मैं। या एमक्यूएम को दे दें, हवाले कर दें, या इंटीरियर मिनिस्ट्री दे दें। अब भाई आपको अमन चाहिए ना शहर में, आपको ये लूट मार, ये डकैतियाँ नहीं चाहिए ना।
तो आजमाओ ना हमें, दो हमें, फिर देखता हूँ कैसे करता है कोई। कितना पीरियड चाहिए? कुछ भी नहीं, 2 दिन, नहीं, 2 दिन के बाद भाई, कोई वारदात नहीं। मैं कहता हूँ वारदात हो जाए, जो दो बोले भाई। आप अपनी मर्जी से करते हो सारा कुछ भाई, सही ये आपकी मर्जियों से हो रहा है, मर्जी से हो। मर्जी से हो रहा है। रोकना चाहो कौन नहीं रोकता है। मेरा बेटा या मेरा घर का कोई फर्द गलत काम करे, मैं एक दिन उसको टांग दूँ, दूसरा नहीं करेगा। आप प्रमोट करेंगे तो ये तो होगा बड़े मगरमच्छ घूम रहे हैं भाई। या तो जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं ना, मिनिस्टर हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, आईजी साहब हैं, दूसरे, सबसे सिक्योरिटी ले ली जाए। जैसे आवाम घूम रही है ना भाई, ऐसी। अपनी कारों पे आ रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, इनको भी दे दो, अपनी गाड़ियों पे आए, अपनी मोटरसाइकिल पे आए। ये मिनिस्टर, MNAs, MPs, फ्यूल हम दे देंगे, परवाह नहीं। VIP कंजर खत्म कर दे, फिर इस माहौल में जिंदा रह के दिखाएं। हमसे बोलते हैं जिंदा रहो इस माहौल में। तुम्हारे पास तो भाई सिक्योरिटी लेके घूम रहे हो, 10-10 वो लेके घूम रहे हो हर आदमी के पास। ये तो माहौल अपने लिए भी करके दिखाओ ना। अगर तुमको बहुत अच्छा लगता है सिंध का माहौल, कराची का माहौल, तो आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारो ना। फिर तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे घर से कोई उठेगा, किसी का जनाजा जाएगा, तो तुम्हें एहसास होगा ना यार। जिसके ये अभी जो 60-70 बच्चे मर गए, किसको एहसास है? किसी को एहसास है? जिसके घर का मरा है वो जानता है मेरे भाई। आओ मैदान में बोलो भाई, हम भी जिस तरह आम मेरी पब्लिक। क्यों आप चलो दुबई में चले जाओ, क्या वहाँ आम नहीं घूम रहे? आप लंदन चले जाओ, वहाँ के मेयर ऐसे आम बसों पे सफ़र नहीं कर रहा। इंडिया चले जाओ, वहाँ नहीं कर रहे। जनाब सैयद आफाक जमाल भाई, और इन्होंने बड़ी अच्छी की गुफ्तगू, और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे। तो ये इन्होंने सच बयान किया है, सच्ची बातें की है, हमेशा ये सच्ची बातें करते हैं। कराची की आवाज़ इन्होंने आपके कानों और आपके दिलों तक पहुँचाई है, और दिल की गहराई से इन्होंने कराची की आवाज़ बुलंद की है हमारे इस चैनल के तवज्जुह से। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।